चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का चैप्टर। अगर आप नीचे देखेंगे तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014 लिखे हैं, तो जहाँ भी रूल्स का जिक्र होगा समझ जाना कि भैया ये जो रूल्स डिफाइन करे हुए हैं ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के जो रूल्स हैं उसमें जो है ये रूल नंबर जो है डिफाइन करे हुए हैं, ये मानकर चलिएगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 16 से। चार्ज का मतलब क्या होता है? देखिए, चार्ज एक इंटरेस्ट है या चार्ज एक लीन है। अब कई लोग पूछेंगे लीन का मतलब क्या होता है। लीन का मतलब होता है एक राइटफुल पोजेशन ऑफ अ डेटर्स प्रॉपर्टी अंटिल डेट इज डिस्चार्ज्ड। डेटर कौन होता है? जिसको आपने सामान दिया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है। आप कह रहे हैं भाई जब तक मेरा पैसा नहीं देगा तब तक तेरी प्रॉपर्टी मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब आपने उसकी प्रॉपर्टी पर लीन एक्सरसाइज कर लिया। इसे लीन बोलते हैं, राइटफुल पोजेशन। ये नहीं कि आप जरूरत है जाएंगे चोरी कर ले आएंगे उसकी प्रॉपर्टी कि भाई पहले मेरे पैसे दे फिर दूंगा। राइटफुली आपके पास प्रॉपर्टी आई थी और आप कहते हैं कि जब मेरा पैसा मिलेगा तभी मैं प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज करूंगा। तो राइटफुल पोजीशन होना चाहिए। कोई इंटरेस्ट है, कोई लीन है। क्रेडिट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी। आपने उस प्रॉपर्टी को जिस पर लीन और इंटरेस्ट आप बोल रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी लीन है, उसको आपने सिक्योरिटी की तरह यूज़ करना चाहते हैं आप। और इसमें जो है मॉर्टगेज भी आता है। मॉर्टगेज तो आपको पता ही होगा, घर गिरवी रख देते हैं, मॉर्टगेज होता है, वो भी इसके अंदर आता है। तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कुछ कुछ? यानी कि कंपनी बाहर वालों से पैसा ले रही है, तो बाहर वाले जो बैंकर होंगे वो ऐसी थोड़ी ना पैसा दे देंगे, वो कंपनी के एसेट पर चार्ज क्रिएट करेंगे। चार्ज फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, उसके बारे में नीचे डिस्कशन हम करेंगे। जो सिक्योरिटी दी जाती है बैंक को उसी को चार्ज बोलते हैं। और जो भी सिक्योरिटी बैंक वगैरह ले रहे हैं उसे हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना होता है। कारण बहुत सिंपल सा है, कल को कोई और लोन लेने जाएगा तो वो पहले चेक करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है जो हमें देने का वादा कर रहे हैं, मतलब कि हम उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले चेक तो कर लो किसी और ने तो चार्ज नहीं क्रिएट किया हुआ है, वरना हमारे साथ धोखा हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम चार्ज। तो इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो है सारी की सारी डिटेल को सबमिट करना जरूरी होता है। चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज का मतलब जैसे कि जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, उस पर क्रिएट किया जाता है, या प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज क्रिएट करा जाता है, उसके कागज ले लिए जाते हैं, टाइटल डीड, तो अब क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो बट उसे बेच नहीं सकते। इसे बोलते हैं फिक्स चार्ज, फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज। दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज, यानी फ्लक्चुएटिंग एसेट पर चार्ज। अब मान लीजिए आपके डेटा पर किसी ने चार्ज क्रिएट कर लिया, आपकी वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, उस पर चार्ज क्रिएट कर लिया, जिसमें आपका स्टॉक आता है, डेटर आता है। अब आप मुझे बात बताइए, आपको डेटर से पैसा मिलेगा, डेटर कम हो जाएंगे, आप कैश में कुछ पेमेंट कर देंगे, कैश कम हो जाएगा, तो फ्लक्चुएटिंग है, वो तो फ्लक्चुएटिंग है। आप किसी से ज़्यादा उधार ले लेंगे, आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो तो फ्लक्चुएटिंग है। जी हाँ, वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, बट जैसे ही आप पेमेंट का डिफॉल्ट करते हैं वो फ्रीज हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मेरे टाइम क्वेश्चन आया था, मई 2012 में आया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज का, जहाँ तक मुझे याद है, और मैंने कुछ लिख ही दिया था इसमें, पता नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बट लिख कर तो मैं आ गया था। अब तो आपके कोर्स को रीडिफाइन कर दिया, उसमें ऐसा कोई जिक्र ज़्यादा है नहीं, बट ठीक है, आपको यही जानना ज़रूरी था। जब डिफ़ॉल्ट होगा तब ये चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अच्छा, ये ड्यूटी किसकी होती है रजिस्टर करने की? सेक्शन नंबर 77 में बताया। नवंबर 18 से पहले का अलग है, 2 नवंबर 18 उसके बाद का अलग है। मैं आपको बाद वाला ही बता रहा हूँ, पहले वाला खुद पढ़ लेना, होमवर्क है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन 30 दिन में करना होता है, और अगर आप 30 दिन में नहीं कर पाते तो और अतिरिक्त 30 दिन में कर सकते हैं, पर साथ में आपको एडिशनल फीस देनी होती है। अगर 60 दिन के अंदर भी नहीं कर पाए पहले 30 दिन और बाद वाले 30 दिन में, तो उसके बाद अगले 60 दिन में कर सकते हैं, बट फिर आपको और एक्स्ट्रा फीस देनी होती है, एड वैलोरम फीस देनी होती है। बट अगर आप किसी जेन्युइन रीज़न के कारण जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, अपने चार्ज को आरओसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप आरओसी को एक्सटेंशन ऑफ टाइम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है जो भी आप सबमिट करेंगे उसे कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे, उसमें रीज़न बताएंगे, और फिर जो है आरओसी देखेगा कि कहीं ना कहीं जो क्रेडिटर्स हैं वो एडवर्सली अफेक्ट तो नहीं हो रहे, आप कोई घपला या कुछ फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, सब जेन्युइन है ना। वो देखकर जो है वो आपको हो सकता है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दे। ये रूल नंबर 4 में लिखा है। चार्ज वैसे तो आप इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके एसेट इंडिया के बाहर है तो इंडिया के बाहर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, नो इश्यूज़। सर चार्ज कौन क्रिएट कर सकता है, मतलब कौन चार्ज का जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है आरओसी के पास? कंपनी खुद करा सकती है। कंपनी नहीं करवा रही तो भैया जो आपका क्रेडिटर है, जो आपका बैंकर है, जो लोन दे रहा है, यानी कि जो चार्ज होल्डर है, वो करवा सकता है। बट चार्ज होल्डर तब रजिस्टर कराएगा जब कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, वरना कंपनी कराएगी नहीं। वो एक को दे देगी, प्रॉपर्टी चिपका देगी, और रजिस्ट्रेशन से पहले दूसरे को भी चिपका देगी, तीसरे को भी चिपका देगी, फ्रॉड करेगी। तो इसलिए चार्ज होल्डर को भी राइट दिया कि भाई अगर कंपनी नहीं करवा रही, रजिस्ट्रेशन 30 दिन हो गए हैं, तो आप खुद अप्लाई कर दो, और जिस पर्सन के फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं आरओसी को। आरओसी क्या करेगा, आरओसी जो है कंपनी को नोटिस देगा, और अगर कंपनी कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं देती, कैसे देगी भैया, अगर होगा तो देगी ना, नहीं होगा तो वो बेचारी क्या बोलेगी कंपनी, और अगर ऑब्जेक्शन दे दिया तो फिर चार्ज होल्डर बोलेगा लाओ मेरा पैसा वापस करो।
मेरा पैसा वापस करो, आप चार्ज मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहे, ऑब्जेक्शन कर रहे हो। तो ये भी ना हो कि कोई भी बंदा आकर कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दे। इसके लिए कंपनी को बताना ज़रूरी है कि भाई देखिए ये बंदा चार्ज क्रिएट करना चाहता है, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उसके बाद जो है चार्ज जो है क्रिएट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी कुछ एसेट्स को परचेज करती है जिस पे पहले से चार्ज क्रिएटेड है। भाई अगर चार्ज क्रिएटेड वाला एसेट आप परमिशन से बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट अगर उस पर पहले से चार्ज क्रिएटेड है उस एसेट पे और कंपनी उसको खरीद लेती है, तो कंपनी को आरओसी के रिकॉर्ड्स में अपना नाम डलवाना पड़ेगा कि भैया अब ये एसेट मेरे नाम पर आ रहा है। हालांकि चार्ज इस पर क्रिएटेड रहेगा जब तक कि वो फ्री नहीं हो जाता, जब तक कि उसके पैसे नहीं चुक जाते बैंक करके। यूँ मान लीजिए कि आपके एसेट पर किसी ने चार्ज क्रिएट करा प्रॉपर्टी पे और आप प्रॉपर्टी आगे सेल आउट करते हैं। अगर आप सेल आउट कर लेते हैं, सामने वाला उसका ओनर बन जाता है, वैसे तो आपको परमिशन लेनी चाहिए, बट आप परमिशन के बाद भी या बिना परमिशन के भी वट एवर द थिंग में भी आप आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो चार्ज तो उस पर क्रिएटेड रहेगा। जब तक आप लोन का पैसा नहीं चुका देते चार्ज तो क्रिएटेड रहेगा, ठीक है ना। पर जो उसका असली ओनर है उसका नाम बदल जाएगा, बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा। जो भी है चार्ज क्रिएट करने के लिए आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स विद इन 30 डेज ऑफ चार्ज क्रिएशन सबमिट कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, और आपका चार्ज क्रिएट कर दिया जाएगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज विद आरओसी इज ड्यूली वेरीफाइड एज फॉलोज। उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। जो भी चार्ज का डॉक्यूमेंट है, जो भी आप चार्ज की एप्लीकेशन कह लीजिए, उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में सिचुएटेड है तो उस केस में जो है आप उसे वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर कंपनी क्रिएट करवा रही है चार्ज तो कंपनी का डायरेक्टर हो गया, उसका कंपनी सेक्रेटरी हो गया। और अगर कंपनी क्रिएट नहीं कर रही बल्कि चार्ज होल्डर क्रिएट कर रहा है, चार्ज जो है चार्ज होल्डर क्रिएट कर रहा है, तो उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो साइन करेगा। प्रॉपर्टी सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर भी सिचुएटेड है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट दिया जा सकता है वेरिफिकेशन का, या जो भी आप कहते हैं ना वेरीफाई करना है तो उसका सर्टिफिकेट लगाया जा सकता है, या तो कंपनी की कॉमन सील पे लगाया जा सकता है, या फिर अंडर द हैंड ऑफ द डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर चार्ज होल्डर का जो ऊपर दे रखा था। बस इसमें एक एडिशनल बात और आ गई, अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज। तो एक बात इसमें एक्स्ट्रा आ गई, कंपनी की कॉमन सील इसमें एक्स्ट्रा आ गई जो ऊपर नहीं थी। यानी कि जो इंडिया में प्रॉपर्टी है उसमें अंडर द सील ऑफ द कंपनी का जिक्र नहीं है, और लास्ट वाले पॉइंट का जिक्र नहीं है कि भैया कोई और पर्सन भी कर सकता है अदर देन कंपनी जो भी चार्ज या मॉर्गेज में इंटरेस्टेड है। तो आउटसाइड इंडिया अगर प्रॉपर्टी है तो ये दो लोग भी कर सकते हैं। इन दो तरीके से भी जो है चार्ज को वेरीफाई किया जा सकता है, और लिखा है तीनों में से एक तरीका होना चाहिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आरओसी जो है एक फॉर्म इशू करेगा। हर चीज़ का एक फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म का नाम है CHG2। कंपनी को इशू करेगा, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको इशू करेगा कि भैया चार्ज रजिस्टर आपका हो गया है सेक्शन 77 में। सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो उसको हम कंक्लूसिव एविडेंस मानेंगे। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कंक्लूसिव एविडेंस मानते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, वैसे ही चार्ज के लिए जो सर्टिफिकेट आरओसी इशू करेगा उसे हम कंक्लूसिव एविडेंस मानेंगे कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और चार्ज जो है रजिस्टर हो गया है। इस डॉक्यूमेंट को, ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करा है चार्ज करने के लिए, इसे 8 साल तक आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा चार्ज को सेटिस्फाई करने के बाद भी, एंड इट विल बी डन बाय द कंपनी। फर्दर रजिस्टर ऑफ चार्ज है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है शुड बी मेंटेन बाय द कंपनी, और उसको जो है इंस्पेक्शन के लिए जो है ओपन रखा जाएगा कि भैया ये रजिस्टर ऑफ चार्ज हमने बनाया, हमारी ये प्रॉपर्टी पर ये चार्ज बन के रखा हुआ है। तो कोई भी बंदा जाकर बिजनेस आवर्स में उसे वेरीफाई कर सकता है। इस सेक्शन का एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन होता है, यानी सारी बातें ठीक है बट एक इसमें कुछ और बात लिख दी है। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आप चार्ज को थोड़ा लेट रजिस्टर कराते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो कोई भी चार्ज होल्डर का जो भी राइट होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। नहीं, वो वैसा ही माना जाएगा जिस दिन चार्ज क्रिएट करा था ओरिजिनली आपने, उस दिन जो राइट थे उसके वही माने जाएंगे, भले आप उसको रजिस्टर एक्चुअली में थोड़ा टाइम बाद क्यों ना करा लें। अगर आपने चार्ज क्रिएट तो करा है बट उसको रजिस्टर नहीं करा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो जो उसका लिक्विडेटर होगा वो उसी चार्ज को कंसिडर करेगा जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी कि आरओसी के पास रजिस्टर्ड है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई रजिस्टरिंग ऑफ चार्ज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप चार्ज को कुछ मॉडिफाई कराना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने एक घर मॉर्गेज करा है बट घर का एक पोर्शन को आप जो है रिलीज़ करना चाहते हैं। यानी मान लेते हैं कि 3 फ्लोर हैं घर में और आप चाहते हैं कि पूरा घर मैंने गिरवी रखा था और मैंने लोन लिया था। अब लोन का कुछ पैसा मैं चुका चुका हूँ, क्योंकि मैंने उसका बहुत सारा पैसा चुका दिया है तो डेफिनेटली पूरा नहीं चुका है तो वो पूरा तो रिलीज़ नहीं करेंगे, बट एक फ्लोर तो रिलीज़ कर सकते हैं। शायद मेरा मन है कि मैं उसको बेच दूं या कुछ भी करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। ये मैंने खुद भी, जब मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम कर रहा था तो यूके में भी ऐसा ही होता था। हमें चार्ज क्रिएट करना पड़ता था अपने बैंकिंग के सिस्टम में, जो भी है आरओसी के पास, यानी वहाँ का जो कंपनी लॉ हाउस है वहाँ पर वो कंपनी भी जो है और बैंक भी जो है वहाँ पर रजिस्टर करवाते थे चार्ज। कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह होता था तो वो भी हमें करवाना पड़ता था, अपने एंड पर करना पड़ता था, तो उसमें रिलीज़ होता था, पार्शियल रिलीज़ भी होता था।
तो ये सब चीज़ें होगी तो डेफिनेटली जो डॉक्यूमेंट है वो आरओसी के पास भी सबमिट होंगे, भले ही उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही हो या फिर कोई इंटरेस्ट रेट उसमें मेंशन है वो चेंज हो रही हो, या फिर आप चार्ज की लिमिट को डिक्रीज़ कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो रहा हो, या फिर पार्शियल रिलीज़ कर रहे हो, जैसा मैंने आपको समझाया एग्जांपल देकर। तो उन जगहों पर क्या होगा, आप चार्ज को जैसे आपने रजिस्टर करने का डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वैसे आप मॉडिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और फिर आरओसी इस केस में क्या करेगा, एक नया फॉर्म सबमिट करेगा, यानी कि एक नया सर्टिफिकेट आपको दे सकता है, जिसको बोलते हैं CHG3। इसे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का फॉर्म बोलते हैं। ये भी कंक्लूसिव एविडेंस है कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है और आपने चार्ज जो भी मॉडिफाई करना था वो आपने ठीक से कर लिया है। एक बार चार्ज क्रिएट हो गया तो वो एक कंक्लूसिव एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और अगर कोई भी इंसान प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो पहले वो चेक कर ले इस प्रॉपर्टी पे चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो बिना वेरीफाई करे बंदा लेने जाएगा प्रॉपर्टी तो फिर इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 80 में लिखा है। अब बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की। तो चार्ज क्रिएट कर लिया, चार्ज मॉडिफाई कर लिया, अब चार्ज को सेटिस्फाई करना है, मतलब कि आपने सारा पैसा चुका दिया। अब आप कंपनी लॉ में जाकर या फिर जो कंपनीज एक्ट है आरओसी के पास जाकर चार्ज को हटाना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्लियर करना चाहते हैं कि हमने जो है पैसा दे दिया है। तो इसमें जो है टाइमलाइन दे रखी है, कंपनी जो है उसको इंटीमेशन देनी पड़ेगी आरओसी को 30 डेज़ में। 30 डेज़ में जो है जब उसने पेमेंट वगैरह कर ली है, सारा पैसा चुका दिया है, तो 30 डेज़ में आरओसी को इंटीमेट कर देंगे। हालांकि अगर 30 डेज़ में इंटीमेट नहीं कर पाते तो अगले 300 दिन में भी कर सकते हैं एडिशनल फीस देकर। और कुछ जो आपके प्राइवेट कंपनीज़ हैं और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था क्या होते हैं, तो वो तो डायरेक्टली 300 डेज़ में जो है अप्लाई कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए। आरओसी क्या करेगा, आरओसी इस केस में भैया जो चार्ज होल्डर है उसको बोलेगा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट, शो कॉज नोटिस देगा 14 डेज़ के भीतर। और अगर उसे कोई दिक्कत नहीं होती है चार्ज होल्डर को, तो डेफिनेटली आपका जो चार्ज है वो सेटिस्फाई मान लिया जाएगा। हाँ, एक और इसमें प्रोविजन है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए, तो आप अगर उसमें फॉर्म में डायरेक्टली चार्ज होल्डर के सिग्नेचर के साथ सबमिट करते हैं तो फिर उस केस में जो है चार्ज होल्डर को दोबारा से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, और आरओसी जो है डायरेक्टली उसे रजिस्टर कर लेगा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को, राइट। आरओसी रजिस्टर करेगा मेमोरेंडम में, और इसे हम बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज क्रिएट हुआ, मॉडिफाई हुआ, सेटिस्फाई हुआ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहेगी। इसका फॉर्म नंबर है CHG5। मेकिंग एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी इंटीमेट नहीं कर रही है कि भैया हमारा चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, बट उसके बाद भी अगर आरओसी को पता लगता है कि डेट सेटिस्फाई हो गया है, होली या इन पार्ट सेटिस्फाई हो गया है, या फिर प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग है वो रिलीज़ कर दी गई है, या फिर अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसे बेच दिया गया है, तो आरओसी जो है अपने आप भी अपडेट कर सकता है। ये आरओसी को पावर दी गई है। हालांकि आरओसी जो है अफेक्टेड पार्टीज को पहले इन्फॉर्म करेगा विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस, इंटीमेट करेगा, और कोई दिक्कत नहीं होती तो ठीक है, और दिक्कत होती है तो उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी, राइट। अगर चार्ज पूरा ही सेटिस्फाई हो गया तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आरओसी बस एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और CHG5 में जैसे ऊपर सर्टिफिकेट इशू करा वैसे ही अपने आप से भी करेगा। अगर उसको एविडेंट लगता है कि सारी चीज़ें हो गई है, इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि सब कुछ हो गई है, तो उसे भी जो है पावर दी गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी इतनी आलसी होती है कि वो इंटीमेट ही नहीं करते, सब चीज़ें हो जाती है, लोन वोन चुक जाता है, कंपनी डेट फ्री है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप लिस्टेड एंटिटी हो, आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है कोई चार्ज है ही नहीं, लोन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं ना। अब अगर मान लेते हैं कि आपका जो है आपने जो है लोन नहीं चुकाया और आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो तब तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तब कहीं ना कहीं रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट होगा, और उसका काम क्या होगा, कंपनी के एसेट को बेचकर लोन का पैसे चुकाना। मुझे याद है ओम जय जगदीश मूवी थी जिसमें कि घर की नीलामी हो रही होती है, वो यही होता है। आपने कोई लोन ले लिया और आपने उसको पैसा नहीं दिया तो नीलामी होती है, तो उसमें क्या होता है, आप खुद नहीं करते, एक अलग बंदा अपॉइंट करते हैं जिसको रिसीवर या मैनेजर बोलते हैं। तो अगर कोई बंदा ऑब्टेन करेगा ऑर्डर कि भैया हम जो है रिसीवर अपॉइंट कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी को जो है मैनेज करेगा और उसको बेचेगा, और जो है उस पर जो है पैसा वैसा कलेक्ट कर देगा, तो ये भी आरओसी को बताना ज़रूरी होता है। जब भी आप अपॉइंट करते हैं बताना होता है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटिंग द ऑफिशियल रिसीवर, आपको आरओसी को इंटीमेट करना होता है। आरओसी क्या करेगा, आरओसी उसको भी रजिस्टर करेगा। देखिए आरओसी का काम क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनी का काम क्या है, सारी डिटेल को मेंटेन करना। अलग अलग टाइप की अलग अलग फाइलिंग है कंपनी को करनी होती है, उसके रिकॉर्ड्स बनाना आरओसी का काम है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, अगेन कंपनी और आरओसी को जो है नोटिस देना जरूरी होगा, एंड इन टर्न आरओसी शैल रजिस्टर सच नोटिस। तो बस यही है, आप अपॉइंट करते हैं ऑफिशियल रिसीवर, उसको भी आरओसी रिकॉर्ड करता है। अपॉइंट के बाद आप हटाते हैं तो उसको भी आरओसी रिकॉर्ड करता है कि भाई इस डेट को अपॉइंट हुआ, इस डेट को उसका अपॉइंटमेंट खत्म हो रहा है। दोनों चीज़ें जो है इन्फॉर्म करी जाती हैं, और साथ में कंपनी को भी करी जाती है और आरओसी को भी करी जाती है। आरओसी उसको अपने में रिकॉर्ड करके सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर देता है। अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हैं जो ऊपर हमने प्रोविजंस पढ़े हैं, तो कंपनी को तो भैया मिनिमम 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, और जो उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक, या फिर उन्हें जो है फाइन देना पड़ सकता है 25,000 से 1 लाख रुपए तक, या दोनों भी देना पड़ सकता है।
और जो जानबूझकर सप्रेस करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, उस पर तो सीधा फ्रॉड की धारा लगेगी 447 में। और वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हर जगह पे 447 का जिक्र आ रहा है, बट इसको मैंने एंड में बताया हुआ है क्या होता है। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 87N रूल 12। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, जैसा आरओसी के पास पावर है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है। क्या कर सकती है वो? कैन ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ डिफॉल्ट। जहाँ पर आपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया बट आरओसी को इंटीमेट नहीं करा, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में रेक्टिफिकेशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, भैया इसको ठीक करो। या फिर कोई मिस स्टेटमेंट हो गई है, जो चार्ज आपने फाइल किया था उसमें कहीं ना कहीं मिस स्टेटमेंट है, उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर कर सकती है कि भैया इसमें करेक्शन आप करिए। हालांकि आरओसी को बोलने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को जो है सेटिस्फाई करेगी कि डिफ़ॉल्ट जो है एक्सीडेंटल था, या फिर इसके पास सफिशिएंट कॉज है कि ये क्रेडिटर या शेयर होल्डर के नुकसान में नहीं रहेगा, उनके नुकसान उन्हें नहीं होगा, जो भी वो ऑर्डर दे रहे हैं उससे क्रेडिटर और शेयर होल्डर को नुकसान नहीं होएगा। अपॉन एप्लीकेशन बीइंग फाइल्ड बाय द कंपनी एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन फॉर्म CGH8, यानी कंपनी या कोई और इंटरेस्टेड पर्सन भी एप्लीकेशन भेज सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आपको टाइम का एक्सटेंशन दे सकती है। जो 300 डेज़ है ना, जो स्टार्टिंग में पूरे हो गए थे 300 डेज़ वाला, तो यहाँ पर था ना 300 डेज़ में आप कर सकते हैं, तो उसको भी आप जो है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में 300 डेज़ एक्सीड हो गए, उसके बाद भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं कि भैया प्लीज़ रजिस्टर कर लो, टाइम तो मेरा पूरा हो गया, एक्सटेंड कर दो इसको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, और साथ में जो ऊपर रेक्टिफिकेशन वगैरह के लिए बोला था वो भी ऑर्डर पास कर सकती है। आप भी जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई और इंटरेस्टेड पर्सन भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया रजिस्टर ऑफ चार्ज में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, या जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज है, या फिर कोई एंट्री अपने पास कर रही है रजिस्टर ऑफ चार्जेस में तो उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो उसके लिए कोई बंदा आवेदन दे सकता है CGH8 फॉर्म में, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि भैया इसको ठीक करा जाए, और एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी अलाउ कर सकती है, और चाहे तो खुद से भी कर सकती है, बट खुद से करेगी तो देखिए कि क्रेडिटर और शेयर होल्डर को कोई नुकसान ना हो रहा हो। ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का चैप्टर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत ही सिंपल था, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। अब जो हम चैप्टर करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में वो बहुत ही बड़ा है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको डिटेल में कर लेते हैं, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट आपके बहुत सारे नंबर सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आना बहुत आम बात है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 10 नंबर का 15 नंबर तक का आना आम बात है, मतलब 8 से 12 नंबर का तो बहुत आसानी से आ सकता है। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड इफ़ यू डू दिस एंड यू डू ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स, तो आपके आराम से आप कह सकते हो अगर 60 मार्क्स का कंपनी लॉ है तो आपका मोर देन 30 मार्क्स जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि 10-15 नंबर तो इसी चैप्टर के हो गए, फिर इनकॉर्पोरेशन के हो गए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के हो गए, और साथ में जो है आपने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कराया उसके हो गए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 5 नंबर 10 नंबर 10 20 और ये 30-35 नंबर कवर हो जाएंगे आपके, 30-35 नंबर, और डिविडेंड वाला भी कर लेंगे तो आराम से आपके जो है 60 में से 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे डिविडेंड वाला करने के बाद, इसका और इसका नेक्स्ट चैप्टर करने के बाद 40 मार्क्स, जो कि एक पासिंग मार्क्स होते हैं, और कितनी जल्दी आपने रिवाइज कर लिया 40 मार्क्स का आपको पता भी नहीं लगेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।